जो धारा 3 चल रही है सीआरपीसी की, जिसमें लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना। इस संहिता में मतलब इस सीआरपीसी में धारा 3 में लिखा है, मतलब 3 के क्लोज 3 में लिखा है, इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व, स्टार्टिंग से पहले पारित किसी अधिनियम में, मतलब जब सीआरपीसी 1898 की थी, 1973 से पहले उस सीआरपीसी की बात कर रहा है कि उसमें मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो कैम क्लोज में देखते हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। जो पहली वाली सीआरपीसी थी 1898 की, उस सीआरपीसी में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या बोलते थे? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते थे। क्लियर हो गया आपका। फिर दूसरा क्लोज में देखते हैं, दूसरे में लिखा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। पुरानी वाली सीआरपीसी में, मतलब 1898 की जो सीआरपीसी थी हमारे पास में सीआरपीसी, उस सीआरपीसी में जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, वो किसके प्रति निर्देश थे? वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। क्लियर हो गया आपका। तो जो पहले सीआरपीसी थी 1898 की, पूर्व वाली, कर दी ना बात यहाँ पर, पूर्व वाली सीआरपीसी की, तो उस सीआरपीसी में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का क्या अर्थ लगाते थे? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ लगाते थे। फिर इसमें दूसरा क्लोज क्या कह रहा है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, इनको क्या बोलते थे? उस समय पहले की सीआरपीसी में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाता था। तो यहाँ तक आपका क्लियर करा दिया मैंने। अब आगे देखते हैं। देखो गे क्लोज देख रहे हैं, तो गे क्लोज में क्या लिखा है? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इन दोनों का क्या अर्थ लगाया जाएगा? इनका महानगर मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा, दूसरा क्या अर्थ लगाया जाएगा? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना इस संहिता में, मतलब सीआरपीसी में, यहाँ पर लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब समझते हैं हम क्या लिख रहा है। पहला क्लोज में लिखा है मजिस्ट्रेट के 2 वर्ग स्थापित किए गए हैं। पहला कौन सा? न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका। न्यायपालिका कौन होते हैं? जजेस होते हैं। और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत डीएम आ गया, एसडीएम आ गया, एडीएम आ गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है 2, यहाँ पर लिख रहा है न्याय मजिस्ट्रेट की 2 श्रेणियाँ रखी गई हैं। कौन सी रखी गई हैं? एक तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो हमारे पास 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, एक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद है तीसरा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के स्थान पर महानगर मजिस्ट्रेट रख दिया गया है और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट रख दिया गया है। फिर इसके बाद आता है इस संहिता का उद्देश्य क्या है? सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? मतलब मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ना, कामयाबी लेना, नौकरी लेना सरकारी। तो आपका ये उद्देश्य है। तो इस सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का उद्देश्य क्या है? तो हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। तो सीआरपीसी इस संहिता का जो उद्देश्य है वो है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो ये कहाँ पर लिखा है? ये आपके संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा है। जब आपको ये देखना हो कि आर्टिकल 50 खोल के देखो आप, उसमें लिखा मिलेगा आपको संविधान में कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों एक दूसरे से अलग रखा गया है। कहाँ पर रखा गया? आर्टिकल 50 में रखा गया है। तो ये कहा गया है इसमें कि न्यायपालिका में कौन आते हैं? जजेस आते हैं। जो जज होते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? डीएम आता है। डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले का मालिक होता है।
एसडीएम कौन होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये होता है एसडीएम। ये कहाँ पर बैठता है? तहसीलों में बैठता है। और एडीएम कौन होता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डीएम के नीचे होता है, मतलब इसका असिस्टेंट नहीं होता, सहायक नहीं होता, मतलब एक नीचे पद होता है इसका डीएम के। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब आगे हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, कौन नहीं होते, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 50 में। ये आपके प्री में क्वेश्चन में आता है, संविधान मतलब एग्जाम में, कि संविधान के आर्टिकल 50 में क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो आप ये टिक कर देना, प्री में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुरंत लगा देना। तो न्यायपालिका में कौन आते हैं? जजेस आते हैं। और कार्यपालिका में कौन आते हैं? डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा है न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण। यहाँ तक का मैंने आपको क्लियर करा दिया। धारा 3 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं धारा 4 में क्या लिखा है। देखो बच्चों, हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। तो सीआरपीसी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? 1973 की। इसका एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर है 2। तो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। तो सीआरपीसी में कुछ क्लोज दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए? 2 में धारा 2 में कुछ क्लोज दिए गए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2x तक, आपके पूरे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना। ये प्री के एग्जाम में आते हैं, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इनके क्लोज भी पूछे जाते हैं। तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ और क्या क्या चीज़ इनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख रहा है 2A, 2A, 2B, 2C ऐसे करके। तो 2A में क्या लिख रहा है? जमानती अपराध। जमानती अपराध कौन सा होता है? जिसमें आपको थाने से जमानत मिल जाती है। तो जमानत आपको मिलेगी, जमानत अधिकार स्वरूप मिल जाती है, उसको कहते हैं जमानती अपराध। 2B में लिख रहा है आरोप। आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष वाले आरोप 2B में आ गए। 2C में लिख रहा है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, मतलब मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा अगर वो क्राइम करता है। तो 2C में उसकी परिभाषा दी गई है। 2D में क्या लिख रहा है? परिवाद। परिवाद किससे होता है? परिवाद का मतलब होता है शिकायत करना। तो शिकायत किससे करते हैं? मजिस्ट्रेट से। तो परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट से होता है, लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में होता है, अभिकथन द्वारा होता है। पर लेकिन परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। फिर इसके बाद 2E में लिख रहा है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की परिभाषा लिख रही है उसमें। फिर इसके बाद 2F में लिख रहा है भारत। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है। मतलब पूरे भारत पर किसका विस्तार है? सीआरपीसी का, 1973 की। फिर इसके बाद आता है 2G में जांच। जांच कौन करता है? जांच हमेशा मजिस्ट्रेट करेगा या न्यायालय करेगा। सीआरपीसी 1973 के अनुसार करेगा, पुलिस कभी जांच नहीं करती। फिर इसके बाद आता है 2H में अन्वेषण। 2H में अन्वेषण लिखा है। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है। अन्वेषण में पुलिस अधिकारी साक्ष्य एकत्र करता है, मतलब सबूत इकट्ठा करता है। तो जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। कई बार आपने सुना होगा सामान्य बोलचाल की भाषा में कि अन्वेषण, वो जांच क्या नाम है, मजिस्ट्रेट करता है, जांच पुलिस अधिकारी करता है। जांच कभी पुलिस नहीं करती, पुलिस अधिकारी सिर्फ अन्वेषण करता है। जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट करेगा या न्यायालय करेगा। फिर 2I में लिखा है न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत साक्ष्य जो होता है वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, वो न्यायिक कार्रवाई है। 2J में लिखा है स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता मतलब जो मजिस्ट्रेट है या न्यायालय, उसकी स्थानीय अधिकारिता कितनी होगी, कौन बताएगी? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी एक नोटिफिकेशन जारी करके। फिर 2K में लिखा है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र कौन से होंगे? महानगर क्षेत्र वो होंगे जो धारा 8 में परिभाषित किए गए। और महानगर क्षेत्र जो वे होते हैं, महानगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होती है, उनको महानगर क्षेत्र कहते हैं। 2L में लिख रहा है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर लेगा, पर असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। जब तक पुलिस अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट द्वारा कोई वारंट नहीं होगा तो असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद आता है आपका 2M में लिखा है अधिसूचना। अधिसूचना से अभिप्रेत है, इसमें लिखा है कि नोटिफिकेशन, जब अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है उसको अधिसूचना कहते हैं। 2N में लिखा है अपराध। अपराध का मतलब होता है ऑफेंस। अपराध की परिभाषा IPC में कहाँ पर दी गई है?
ये आपके आईपीसी में दी गई है 40 में, 40 धारा में दी गई है। तो आईपीसी में तो आपकी 40 में दी गई। अपराध का मतलब होता है ऑफेंस। अपराध के अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 भी आ जाएगा, धारा 20 के अधीन उसमें परिवाद किया जा सकता है, कार्य लोप भी आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ये अपराध है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम 2O में लिखा है पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी। मतलब बाहर साधक अधिकारी कौन होता है? SHO, स्टेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो स्टेशन ऑफिसर जो होता है मतलब दरोगा होता है, वो बाहर साधक अधिकारी होता है थाने का। जब बाहर साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब कौन आएगा? तब ASI आएगा। ASI मतलब SI तो है ही नहीं, तो SI के नीचे ASI के नीचे होता है, SI के नीचे होता है ASI, तो फिर उसके नीचे वो ASI काम करेगा। कांस्टेबल नहीं आएगा, कांस्टेबल को इसमें नहीं रखेगा, मतलब सिपाही को इस पद से बाहर निकाल देगा। 2P में लिखा है स्थान। स्थान के अंतर्गत कौन आता है? प्लेस आता है। स्थान के अंदर गृह आता है, भवन आता है, तंबू आता है, जलियान आता है, यान आता है, ये स्थान के अंतर्गत आता है। स्थान का मतलब होता है प्लेस। 2Q में लिखा है प्लीडर। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर एक एडवोकेट होता है, अभिभाषक होता है, अधिवक्ता होता है, एक एडवोकेट होता है, ये प्लीडर होता है। प्लीडर के अंतर्गत न्यायालय की अनुमति अगर आप ले लेते हो, अनुज्ञा से कोई सामान्य पर्सन भी अपना केस लड़ सकता है। उसको बस विधि व्यवसाय का ज्ञान होना जरूरी है, वो भी अपना कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। सबको राइट्स मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोर्ट के न्यायी जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी, उनसे परमिशन ले लो। अगर आपको न्यायिक जानकारी है, कानूनी जानकारी है, आप केस लड़ सकते हो। सामान्य व्यक्ति भी अपना केस लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात इसमें लिखी है 2R में लिखा है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कौन सी है? जो धारा 173 की, धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। मतलब जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जब पुलिस अधिकारी अपना अन्वेषण का कार्य पूरा कर लेता है, एक रिपोर्ट बनाता है और धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन, ये CRPC की धारा है, मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेज देता है। पुलिस थाने से कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार ने बताया हो कि आपकी चौकी या स्थान ये होगा, यहाँ पर बनेगा, कोई इस अन्य स्थान भी इसके अंतर्गत आता है। विहित के अंतर्गत नियम आते हैं। 2T में इसकी परिभाषा दी गई है। 2S में पुलिस थाने की परिभाषा दी गई है। 2U में लोक अभियोजक। लोक अभियोजक जो है वो आपका सरकारी वकील होता है। ये कहाँ पर लिखा है? धारा 24 में इसकी परिभाषा पूरी कंप्लीट दी गई है। तो लोक अभियोजक के अधीन जो है, निर्देशों के अधीन जो कार्य करता है इसके अधीन, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और लोक अभियोजक को सरकारी वकील कहते हैं, ये धारा 24 में लिखा है। फिर आपका आता है 2B में उपखंड। उपखंड का मतलब होता है तहसील। तो उपखंड के अंतर्गत कौन बैठता है? SDM बैठता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये तहसीलों में बैठता है, उपखंड से अभिप्रेत है, ठीक है। 2W में लिखा है समन मामला। समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो अपराध से संबंधित है, वारंट मामला नहीं है। समन के अंतर्गत वारंट मामला नहीं आएगा, और समन के अंतर्गत क्या आएगा? समन मामले के अंतर्गत अपराध आएगा। तो समन में अपराध आ सकता है, पर लेकिन वारंट मामला नहीं आएगा। फिर आता है 2WA। ये कब जोड़ा गया आपका? ये 2008 में जोड़ा गया है। प्री में क्वेश्चन आया है कई बार कि प्री में कि पीड़ित के अंतर्गत क्या आता है। पीड़ित में देखो हानि भी आती है, क्षति भी आती है, इसके अंतर्गत कृत्य भी आता है, लोभ भी आता है, लापरवाही भी आती है, संरक्षक भी आता है, विधि बारिश भी आता है इसके अंतर्गत। तो पीड़ित का तात्पर्य है, पीड़ित का तात्पर्य है मतलब किसी को हानि हुई हो या कोई क्षति हुई हो किसी लोभ के कारण या कार्य के कारण, उसका संरक्षक जो उसकी देखभाल करता है, और विधिक वारिस जो उसके कानूनी सलाहकार है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। पीड़ित जो शब्द जोड़ा गया वो 2008 में जोड़ा गया। मैं दोबारा साफ लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना लो। ये 2008 में जोड़ा गया। ये प्री में क्वेश्चन आया है कि पीड़ित जो शब्द है वो कब जोड़ा गया, 2WA कब जोड़ा गया, 2008 में जोड़ा गया। 2S में लिख रहा है वारंट। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो वारंट मामला अपराध से संबंधित होगा, मृत्यु, आजीवन कारावास होगा, 2 वर्ष से अधिक होगा, ये वारंट मामला है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो समन की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? 61 से लेके 69 तक CRPC में। और वारंट मामले की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा सेक्शन मतलब 70 से 81 तक।
आपकी दी गई है वारंट मामले की परिभाषा। ये आपके सभी प्री के क्वेश्चन हैं, ये प्री में आपके बहुत बार बने हैं और बनते रहेंगे हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस इतना याद रख लो कि 2A में क्या है, जमानती अपराध, 2B में क्या है, आरोप, 2C में क्या है, संज्ञेय अपराध, 2D में क्या है, परिवाद, 2E में क्या है, उच्च न्यायालय, 2F में क्या है, भारत है, 2G में क्या है, जांच है, 2H में क्या है, अन्वेषण है, 2I में क्या है, न्यायिक कार्रवाई, 2J में क्या है, स्थानीय अधिकारिता, 2K में क्या है, महानगर क्षेत्र, 2L में क्या है, असंज्ञेय अपराध है, 2M में क्या है, अधिसूचना, 2N में क्या है, अपराध। ये आपके क्वेश्चन प्री में बने हैं, बहुत बने हैं और आते ही रहे हैं, मतलब अब भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इनको याद कर लो। 2O में क्या है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, 2P में क्या है, स्थान, प्लेस, 2Q में क्या है, प्लीडर, 2R में क्या है, पुलिस रिपोर्ट, फिर 2S में आपका आता है पुलिस थाना, 2T में आता है वीत, 2U में आता है लोक अभियोजक, 2V में क्या आता है, उपखंड, 2W में आता है समन मामला, और 2WA में आता है, इसमें आता है पीड़ित, और 2X में क्या आता है, वारंट मामला। तो ये आपके प्री में क्वेश्चन बन चुके हैं, बार बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको बार बार याद करो। याद करने का तरीका ये है, आप रिवीजन करो बार बार। मतलब आपने जैसे आज एक चीज़ पढ़ी है, एक मान लो ये सारे क्लोज आपने 10 के 10 पढ़ लिया आज, ठीक है, तो इनको ही 10 को अगले दिन रिवीजन लगाना है, उसके बाद आगे इनका रिवीजन लगाना है। तो आपके ये तो पक्के होंगे, ये कच्चे हैं, फिर इनके बाद में इनको भी इसके साथ जोड़ दो। ऐसे ही करके आप रिवीजन करो। रिवीजन करने का यही तरीका है, जो आप पहले पढ़ते हो पहले उसका रिवीजन करो, फिर उसके बाद आगे का रिवीजन करो। जितनी बार रिवीजन लगाओगे आप, आपकी कमांड हो जाएगी और आपके मुंह से आवाज़ आने लग जाएगी खुद ही कि हाँ मुझे याद हो गया। ऐसा ही होता है याद करने का तरीका। तो हर चीज़ याद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ आसान है। बस आपको रट्टा लगाना है, पर लेकिन रट्टा इस तरीके से नहीं लगाना कि आप भूल जाओ। रट्टा लगाना है समझ गए। तो पहले आप समझना जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तो याद कैसे होगा। और आपको मैं अभी कह दूं कि आप पूरे पे रट्टा लगा दो, रट्टा आप लगा दोगे, आपसे मैं 1 महीने बाद पूछूं आप भूल जाओगे। ऐसा ही होता है, रट्टा जो भी इंसान लगाता है इस दुनिया में वो 1-2 महीने बाद भूल ही जाता है, और जो समझ के करता है उसके माइंड में एकदम सेट हो जाता है। सेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो समझ लेता है चीज़ को। तो मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है। प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में आपके इतनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से, बहुत बार। तो इनको अच्छे से याद करो, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे मैसेज करके बताओ, मैं उसमें सुधार करूँगा। देखो, कोई भी एक्सपर्ट टीचर नहीं होता, सबको प्रैक्टिस करनी होती है, और कोई भी कानून में पक्का नहीं होता। तो सबको अपनी प्रैक्टिस कर कर के आगे बढ़ना पड़ता है, जैसे आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़ाई करके। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई चीज़ आपको मेरी समझ में नहीं आए मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप ही की वजह से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा और शेयर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।